बच्चों के मेडिकल केयर में वात्सल्य चिल्ड्रन केयर हॉस्पिटल आज भरोसे की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो, यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर्स की निगरानी में बीमार बच्चों को मिलती है हॉस्पिटल की अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। क्वालिफाइड पेडियाट्रिशियंस और नर्सिंग स्टाफ के साथ यहाँ का इमरजेंसी डिपार्टमेंट 24 घंटे सक्रिय रहता है। इमरजेंसी सेवाओं को जल्द से जल्द पहुँचाने में भी वात्सल्य चिल्ड्रन केयर हॉस्पिटल की अपनी अलग पहचान है। नवजात बच्चों से जुड़ी गंभीर समस्याओं के लिए यहाँ अलग से पीकू वार्ड की सुविधा है। वेंटिलेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए हॉस्पिटल में हर जिंदगी को तत्परता के साथ बचाने की कोशिश की जाती है। 24 बेड का टेरिटरी केयर न्यूनेटल आईसीयू, 14 बेड का टेरिटरी केयर पीडियाट्रिक आईसीयू, 6 बेड का इमरजेंसी रूम, 24 घंटे की लेबोरेटरी, फार्मेसी और एम्बुलेंस सर्विसेज। वात्सल्य चिल्ड्रन केयर हॉस्पिटल में और भी ऐसी कई फैसिलिटीज मौजूद हैं जो बच्चों को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती हैं। बच्चों से प्यार ही तो वात्सल्य है। इन्हीं शब्दों पर कायम वात्सल्य चिल्ड्रन केयर हॉस्पिटल की कामयाबी का कारवां लगातार बढ़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आज जब पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे थम रही है, वहीं तीसरी लहर की दस्तक का अनुमान लगाया जा रहा है जो कि बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में आज और जरूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों की सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। कोरोना की तीसरी लहर से किस तरह से हम और आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, इसी जरूरी विषय पर हमसे खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिव्यांग पाठक। दिव्यांग पाठक जी, आपका स्वागत है इस खास शो में। देश में अब कोरोना की तीसरी वेव की कयास लगाए जा रहे हैं। क्या सच में हमें एक बार फिर कोरोना के किसी और रूप से सामना करना होगा? देखिए, तीसरी वेव का आंसर बहुत सीधा साधा नहीं है। जैसे अगर हम समझे तो पहली वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, किसी देशों में फोर्थ वेव भी आ रही है। जो तो एपिडेमिक या पैंडेमिक होता है, जो इन्फेक्शन होता है, ये जनरली वेव्स में ही आती है। तो पहली वेव के बाद जब चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो कम्युनिटी लेवल पे एक सेफ जैसी फीलिंग आती है कि हम सेफ हो गए या चीज़ें बेहतर होती आ रही हैं, तो प्रिकॉशंस वो कम लेते हैं, जिसकी वजह से सेकेंड वेव और ख़राब या और ज़्यादा आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। उसी तरह सेकेंड वेव के बाद भी थर्ड वेव की चांसेस बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि हम लोग प्रिकॉशंस कम लेते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ चेंज होती हैं, जितने लोग अफेक्ट होते हैं उसके हिसाब से वायरस की भी जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं। मतलब वायरस भी अपने आप को चेंज करता है। तो जब वायरस अपने आप को चेंज करता है तब भी वो वापस से फिर वो कौन सा रूप लेगा, वो ज़्यादा खतरनाक रूप लेगा या कम खतरनाक रूप लेगा, ये तो टाइम ही बताता है। लेकिन कोई ना कोई रूप से वो वेव बन के आ सकती है। मोटा मोटा यही है कि थर्ड वेव आएगी, लेकिन किस रूप में आएगी, ये ज़्यादा भयंकर होगी या कम भयंकर होगी, ये तो हमको समय ही बताएगा। डॉक्टर दिव्यांग, इस बार कोरोना की दूसरी वेव में हमने देखा है कि बुजुर्गों से ज्यादा देश के युवा इसकी चपेट में ज्यादा आए हैं, तो क्या इस बार थर्ड वेव में बच्चों को इसका खतरा ज्यादा होगा? देखिए, इसमें हम अगर देखें तो पहली वेव में ज़्यादातर बूढ़े लोग, जो एजेड लोग थे, वो आए, संक्रमित हुए और सीरियस हुए। सेकेंड वेव में ये देखा गया कि सिर्फ बूढ़े ही नहीं, मिडिल एज लोगों में भी काफ़ी संक्रमण पाया गया। इनफैक्ट 20, 22, 25 साल तक के लोगों में भी काफ़ी संक्रमण पाया गया और काफ़ी सीरियस भी हुए। तो इस थ्योरी के हिसाब से, और प्लस ये भी हम लोग सोच रहे हैं कि जब सेकेंड वेव आई थी तब वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी थी। तो जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, प्लस 18 साल के जो ऊपर लोग हैं, उनके लिए भी वैक्सीनेशन अब शुरू हो चुकी है। तो जब थर्ड वेव अगर आती है तो सिर्फ 18 साल के नीचे वाले बच्चे ही ऐसे बचते हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, और इस
थीसिस को लेते हुए या हाइपोथेसिस को लेते हुए आगे बढ़ के हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद बच्चों में ज़्यादा संक्रमण होगा या सीरियसनेस ज़्यादा होगी। लेकिन इसके काउंटर दूसरा भी आंसर है कि संक्रमण जो बच्चों में हो रहा है वो शुरुआत से हो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ है, वो पहले वेव से संक्रमित होते आ रहे हैं और बच्चों में इनफैक्ट कम सीरियसनेस देखी जा रही है। अगर बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो क्या उनका घर पर ही इलाज करना बेहतर है या तुरंत अस्पताल में दिखाएं? देखिए, जब भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है बच्चे में तो ये आप सुनिश्चित माने कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। घर में बैठे बैठे अपने आप ट्रीटमेंट शुरू ना करें। समझ लीजिए कोई बुखार आता है तो ये ना सोचे कि हम बुखार की दवाई दे देंगे और ठीक है। एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कोरोना वायरस या किसी और बीमारी में अंदर ही अंदर चल रही होती हैं जो आपको शायद बाहर से ना समझ में आए। एक बार डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर लगता है कि नहीं चीज़ें माइल्ड हैं तो जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन में रहें और वहीं पे ही होम या ओपीडी बेसिस पे आपकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगी। किसी अगर बच्चे को फीवर, बहुत हाई फीवर आ रहा है, जैसे 102, 103 तक फीवर आ रहा है और 2 या 3 दिन तक लगातार रह रहा है, उसके बाद आंखें लाल हो रही हैं, आंखों में कंजेशन आ रहा है, रैशेज आ रहे हैं, लाल लाल रैशेज आ रहे हैं हमारे बॉडी पर, या बहुत ज़्यादा लैट्रिन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत पेट दर्द हो रहा है और या सांस फूलने लगी या ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब ये चीज़ें थोड़ी घर पे रहने लायक नहीं है, अर्जेंटली किसी डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। तो उसमें मॉडरेट टू सीवियर केसेस में डॉक्टर उसको कैटेगराइज करेंगे और उसको अगर एडमिट करने की ज़रूरत है तो एडमिट करेंगे या आईसीयू की अगर ज़रूरत है तो आईसीयू में एडमिट करेंगे। डॉक्टर दिव्यांग, कोरोना हमारे देश के गांव तक भी पहुंचा है, ऐसे में तीसरी वेव से ग्रामीण इलाकों के बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेंट एक्टिव हो रही है, गांव में सीएचसी पीएचसी में भी काफ़ी हद तक लेवल 1 लेवल 2 सेंटर्स खोले जा रहे हैं और जिस मुस्तैदी और तेज़ी से काम चल रहा है, लेवल 3 वेव 3 आने तक काफ़ी हद तक गांव में भी हमारी तैयारियां काफ़ी होंगी। अगर संक्रमण होता भी है तो हम लोगों को नॉर्मल बेसिक पे हम लोगों को उस समय ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे इम्यूनिटी। अगर हम इम्यूनिटी के बारे में सोचते हैं, जैसे हमेशा सवाल आता है कि सर इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए, तो मेरा हमेशा ये कहना है कि कभी भी इम्यूनिटी आप 2 या 3 दिन में कोई दवाई खा के नहीं बढ़ा सकते। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो आपकी इम्यूनिटी को तुरंत बढ़ा देगी। इम्यूनिटी आपकी एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करती है और आपकी लाइफ स्टाइल से वो खुद डिफ़ाइन होती है। तो अगर हम देखेंगे ग्रामीण लोगों के बच्चों में, अगर वो उनकी लाइफस्टाइल देखा है तो उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से वो ज़्यादा इम्यूनिटी उनके पास होती है जो हमारे जो शहरी इलाके में जो लोग रहते हैं उनके मुताबिक। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको ज़्यादा सीरियस बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, अगर होते हैं तो हाँ, ये तो कोई दो राय नहीं है कि अगर जो मैंने बताया कि जो सीरियस बच्चे होने की संभावनाएं हैं, अगर वो चीज़ें दिखती हैं तो आपको किसी न किसी हॉस्पिटल में वहाँ जाके दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं होती है तो गांव में भी आपको बस जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मास्क लगा के रहना है, मास्क पहन के रखना है। अगर आपको ये प्रॉपर N95 मास्क नहीं मिलता है तो आप कपड़े से हमेशा 3 लेयर कपड़ा लगा के वो हमेशा पहने। बच्चों को ज़्यादा मास्क के पीछे ना पड़े, क्योंकि बच्चे हमेशा मास्क निकाल देंगे। 2 साल के नीचे वाले बच्चों को मास्क नहीं पहनाना है, क्योंकि मैंने ये भी कई बार देखा है कि 2 साल के नीचे वाले बच्चों को मास्क पहना के ले आते हैं। तो 2 साल के नीचे अगर बच्चे हैं, उनको मास्क पहनाया हुआ है, तो बाई चांस अगर उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वो तो बता ही नहीं पाएगा। तो ये मास्क नुकसान भी कर सकता है। डॉक्टर दिव्यांग पाठक, कोरोना की तीसरी लहर के बारे में हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।